हर घर पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मूल निवासियों के बारे में आज फिर से चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे अमेरिका की भूमि से मूल निवासियों की बेदखली के बारे में, उसके पश्चात गोल्ड रश और गोल्ड रश के कारण हुई उद्योगों में वृद्धि, और तत्पश्चात मूल निवासियों में के प्रति जो अमेरिकी लोगों में बदलाव आया उसकी लहर की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मूल निवासियों की बेदखली से। तो पिछले खंड में आपने ये जाना भी था कि किस प्रकार यूरोप से लोग उत्तरी अमेरिका में आए और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ और इनकी जो फ्रंटियर्स है वो बढ़ती रही, और इस क्रम में जो मूल निवासी है वो अपनी भूमि से बेदखल होते रहे। और इन मूल निवासियों की जो बेदखली है उसकी एक बहुत ही करुणामयी कहानी है ये, जो यूरोपियों द्वारा मूल निवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया और उनको दर दर की ठोकरें खाने पर बाध्य किया गया। अब ये बेदखली किस प्रकार से करते थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा वो करते थे जो भूमि उन्हें लगता था कि हम यहाँ खेती कर सकते हैं या किसी तरह का उद्योग स्थापित कर सकते हैं, तो वहाँ से वो बेदखली किया करते थे। सबसे पहला काम इस क्रम में वो करते थे कि मूल निवासियों को वो प्रेरित करते थे कि भाई आप यहाँ से जाइए, किसी और जगह पे जाइए। और आपको याद होगा कि मूल निवासी भूमि पर अपनी कोई अधिकार या मिल्कियत वो नहीं रखते थे। बस जहाँ उनको शरण मिली, आवास मिला, वो रहना शुरू कर देते थे, और इसमें वो कोई भी किसी भी तरह का दखल नहीं दिया करते थे। दूसरी दशा थी कि जब अगर मूल निवासी उस स्थान से नहीं हटते थे तो ये यूरोपीय लोग उनको धमकाते थे कि भाई आप यहाँ से हटिए, या फिर बहुत ही कम मूल्य पर उनसे ज़मीन खरीद लिया करते थे और फिर उनको वहाँ से पीछे हटने के लिए मजबूर कर देते थे। और इस ज़मीन खरीदने में उनसे कई बार तो धोखे से ज़्यादा ज़मीन हड़प लिया करते थे, और इस तरह से वो इन मूल निवासियों को हटा दिया करते थे। इसी क्रम में अगर हम आगे अध्ययन करें तो बड़ी ही करुणामयी कहानी, बहुत ही दुखी कर देने वाली कहानी है चिरोकियों की। चिरोकी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे, समुदाय था, एक कबीला था। और उस समय ये यूरोपीय लोग जब मूल निवासियों की उनकी भूमि से बेदखली किया करते थे तो कोई सहानुभूति नहीं किया करते थे, और ना ही उनको कोई अधिकार देते थे, ना ही कानूनी ना ही नागरिक। और ऐसा ही जॉर्जिया था। जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, अभी भी, उस टाइम भी था। तो वहाँ ये चिरोकी कबीला रहा करता था। और बड़ी बात यह है कि ये जो चिरोकी कबीला है ये इन यूरोपियों के साथ कदम से कदम मिलाना चाह रहा था, और इसी क्रम में वो अंग्रेजी सीखने की कोशिश भी कर रहे थे। इसके बावजूद उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया, और वो यूरोप वासियों की जो जीवन शैली है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे थे। नागरिक अधिकारों से उनको वंचित रखा, और इस पर भी 1832 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक कोर्ट ने, उसमें न्यायाधीश थे जॉन मार्शल, उन्होंने एक फ़ैसला दिया कि भाई जो चिरोकी है ये एक विशिष्ट समुदाय है और यहाँ पर जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होगा। इतना होते हुए भी जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और चिरोकियों को बेदखल करने के लिए सेना भेज दी। लगभग 15,000 चिरोकी जो थे, पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं गए तो अमेरिकी सेना आ गई और उनको मरुस्थल की तरफ धकेल दिया। और इनमें से जो 1/4 लोग हैं, जैसा कि आप ये चित्र में देख ही रहे हैं, उस समय का चित्र है ये, काल्पनिक चित्र बनाया है। तो 1/4 लोग जो थे वो रास्ते में ही मर गए, और इस कारण से इस सफ़र को, चिरोकियों का जो सफ़र था इस जॉर्जिया से वो अमेरिकी मरुस्थल की तरफ जो बढ़ने लगे,
इसको आंसुओं की राह का नाम दिया गया क्योंकि इतने सारे इन समुदाय के लोगों की मृत्यु हो गई। और इस दुखद कहानी के बाद ये जो यूरोपीय लोग हैं वो ये कहा करते थे कि भाई हम ये ठीक कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं इनको ज़मीन का प्रयोग करना नहीं आता, इसलिए इनका भूमि पर अधिकार नहीं होना चाहिए। और रिजर्वेशंस भी इसी क्रम में, जहाँ ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को जिन जगहों पर धकेल दिया जाता था उन जगहों को, उस भूमि को, उस प्रदेश को रिजर्वेशन कहा जाता था। बड़ी बात यह है कि जो ये रिजर्वेशंस थे, मतलब कि वो भूमि जहाँ इन्हें रहने के लिए भेजा जाता था, उस ज़मीन से इन समुदायों का, इन मूल निवासियों का कोई भी रिश्ता पहले नहीं होता था। और यहाँ भी इन्हें रहने थोड़ी दिया जाता था। अगर कभी सोने की या तेल के होने का पता चलता तो इन्हें फिर से स्थान छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता था। मतलब कि रिजर्वेशंस में भी ये मतलब कहा जाए सुरक्षित नहीं थे। और कई बार तो संख्या अधिक हो जाया करती थी इन कबीलों की, क्योंकि यहाँ पहले भी लोग रहा करते थे, तो आपसी लड़ाइयाँ भी हो जाया करती थी। तो बड़ा इनको मुश्किल हुआ करता था, मतलब बड़ी करुणामयी स्थितियों में, बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में इनको इसकी भूमि से बेदखल किया गया। अब ऐसा नहीं है कि मूल निवासियों ने बड़ी आसानी से ही, ये लोग जैसे ही यूरोपीय लोग बोलते आप ये ज़मीन छोड़िए और हम जाइए, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग चले जाया करते थे। इन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन यूरोपियों का ये मुकाबला नहीं कर पाए। और अगर हम बात करें तो 1865 से 90 के बीच ही बहुत सारे मूल निवासियों ने विद्रोह किए, जिसका अमेरिकी सेना को दमन करना पड़ा। और इसी तरह कनाडा के अंदर भी 1869 से 1885 के दौरान जो मैटिस जो कनाडा की कहीं मूल निवासियों की जातियाँ थी, उन्होंने भी विद्रोह किया। लेकिन सेना, आप जानते हैं, यूरोपीय लोग आगे निकल चुके थे वैज्ञानिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, तो उन्होंने बड़ी आसानी से इनका दमन कर दिया। और इसके पश्चात एक मूल निवासियों के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ी दुखद घटना थी कि 1849 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया था, वहाँ कुछ सोना होने के प्रमाण मिले। अब सोने के चक्कर में, सोने के लिए तो ये लोग आए थे कि भाई हमें सोना मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ही ये जो समाचार है ये यूरोप तक पहुंचा, तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपना भाग्य आजमाने के लिए कैलिफोर्निया चल पड़े। उनको लगता था वहाँ जाके हम ज़मीन खरीदेंगे या कुछ करेंगे और उस सोना मिलते ही उनकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। और इसी को गोल्ड रश का नाम दिया गया, जो यूरोपीय लोग इस सोने की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में आए। और ये 1850 के बाद ये शुरू हो गया। अब जितना उम्मीद की गई थी उतना सोना तो नहीं मिला, लेकिन इससे गोल्ड रश के कारण, कब जब ये इतने सारे लोग आ गए, अप्रवासी लोग थे, और हमने ये क्यों यूरोप से लोग आ रहे थे यहाँ पे बसने के लिए, इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। तो गोल्ड रश के कारण जो प्रभाव पड़े संयुक्त राज्य अमेरिका पर, वो थे उद्योगों का विकास और खेती का आधुनिकीकरण। तो उद्योगों की बात करते हैं तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि व्यापार के लिए पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। और रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो श्रमिक थे वो चीनी श्रमिक थे, बड़े पैमाने पर उन्हें चीन से लाया गया। और 1870 तक आते आते बड़े पैमाने पर रेलवे का निर्माण हो गया था। और इसी तरह 1885 में कनाडा में जो है रेलवे का निर्माण पूरा हो गया। और जब रेलवे के बाद बड़े बड़े सामान बनाने वाले कारखाने भी लगाए गए, रेलवे के सामान के भी कारखाने लगाए गए, तो बड़ी संख्या में जो कारखानों की संख्या में तीव्रता में वृद्धि हुई। अब रेलवे बिछाने के भी इनके दो उद्देश्य थे। रेलवे की वजह से दूर दूर तक स्थानों को जो है जोड़ सकते थे और उनको तेज़ी के साथ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता था।
अब ऐसे वो मशीनों का भी उत्पादन करना चाहते थे जिससे कि बड़े पैमाने पर खेती की जा सके। तो ऐसी मशीनों का भी इस दौरान निर्माण हुआ और उद्योगों को एक नया प्रोत्साहन मिला। और इन सब के चलते ही संयुक्त राज्य अमेरिका 1860 से 1890 के दौरान, क्योंकि उद्योगों का भी बहुत विकास हुआ, तो एक शक्तिशाली औद्योगिक देश के रूप में उभर के सामने आया। उद्योगों के साथ साथ खेती का आधुनिकीकरण भी हुआ और इसके लिए जंगल साफ़ किए गए। जंगल साफ़ करने के लिए भी यंत्रों का, मशीनों का उपयोग किया गया और जंगल साफ़ कर दिए गए। जंगली जानवरों का शिकार किया गया खेती को बचाने के लिए। और 1890 तक आते आते जितने भी जंगली भैंसे, बाइसन, उनका पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। तो अब जो मूल निवासियों की शिकार वाली दिनचर्या थी वो भी इसी के साथ समाप्त हो गई। अब हम बात करते हैं बदलाव की। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में पहले तो इन्होंने कनाडा और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन लोगों ने यानी यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन 1920 के बाद उनके बारे में भी एक बदलाव की लहर जो है वो इन यूरोपीय लोगों में देखी गई। और इसी के चलते सबसे पहले सर्वेक्षण किया गया। वो सर्वेक्षण किया गया था 1928 ईस्वी में और ये किया गया था कि भाई मूल निवासियों की समस्याएं जानी जाए। और एक सर्वेक्षण इसमें प्रकाशित भी हुआ जिसमें लेवाइस मेरियम की अध्यक्षता में हुआ था और इसको नाम दिया गया द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें जो मूल निवासियों की समस्याएं थी, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी सुविधाओं की कमी, इनका चित्र प्रस्तुत किया गया। और ये बड़ा ही दुखदाई था, करुणामयी था, तो इससे लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। और इसी के चलते 1934 ईस्वी में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या था, रिजर्वेशंस में जो रहने वाले लोग हैं उनको ज़मीन खरीदने का, ऋण लेने का ये अधिकार दिया गया। इससे पहले आपको बताया गया था जिस समय ये बेदखल किया करते थे तो ये मूल निवासियों को कोई अधिकार नहीं दिया करते थे, ना ही किसी तरह का नागरिक अधिकार, ना ही कानूनी अधिकार। लेकिन इसके बाद इनको ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया जो रिजर्वेशंस में लोग रहते थे। तो निस्संदेह ये क्रांतिकारी कानून था। इसके पश्चात 1854 ईस्वी में जो मूल निवासी थे उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स नाम का एक अपना मांग पत्र तैयार किया। उसका कारण ये था कि 1950 और 60 के दशकों में 50 से लेकर अमेरिका और कनाडा की सरकारें जो हैं, जो उन्होंने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे, उनको समाप्त करने के बारे में सोचने लगी। और उसका कारण ये था, उनको लगता था कि ये भाई मूल निवासी जो हैं वो हमारे यूरोपीय लोगों की तरह या फिर मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएंगे और कुल मिला के यूरोपीय संस्कृति अपनाएंगे। लेकिन मूल निवासी इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो यूरोपीय संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते थे और किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति और सभ्यता वो नहीं छोड़ना चाहते थे। और इसी के लिए 1954 ईस्वी में मूल निवासियों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स ये दस्तावेज तैयार किया। और इसमें उन्होंने मूल रूप से यह कहा था कि हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता जो है वो एक शर्त पर स्वीकार करेंगे और वो शर्त ये होगी कि रिजर्वेशंस उनसे वापस नहीं लिए जाएंगे और न ही उनकी परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाएगा। इसके पश्चात मूल निवासियों ने अधिकारों की भी मांग की और 20वीं शताब्दी के जाते जाते इनमें मूल निवासियों में भी एक नई चेतना का संचार होने लगा था, यानी कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चले थे। और 1970 तक आते आते अमेरिका की सरकार ने घोषणा की कि वे भाई आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी।
तो मूल निवासियों ने इसका बड़े ज़ोरदार ढंग से विरोध किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, वाद विवाद किए और इन सब के चलते मजबूर होके 1982 ईस्वी में सरकार को इनके अधिकारों को स्वीकृति देनी पड़ी। और निस्संदेह ये अमेरिकी मूल निवासियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कि उन्होंने इस यूरोपीय सरकार से प्राप्त की। और अगर हम आज की दिनांक की बात करें तो ये मूल निवासी जो हैं बहुत कम पाए जाते हैं। अमेरिकी जो मुख्य अमेरिकी शहर है वहाँ ये अपने ही कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में वो रहा करते थे वहीं रहते हैं और ये भूल भी चुके हैं कि भाई इतना बड़ा जो इनका वहाँ द्वीप था वह पूरा इन्हीं का था। इस चीज़ को भूल चुके हैं और ये बड़ी दुखदायक कहानी है। हर घर पाठशाला के आज के अंक में इतना ही। कल हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है। हैव ए गुड डे।